गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मुझे सुखद अनुभूति हो रहा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और कई छात्र और मेरे मित्र मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। दोस्तों, मैं हर किसी का जो हमको फ़ोन करके बता रहे हैं उसको मैं मद्देनज़र रख रहा हूँ और नेक्स्ट आपको वो सारी वीडियो मिलेगा जो आपकी ज़रूरत है। बस यही फर्क है कि कभी कभी समय का अभाव होगा तो थोड़ा दिन बाद आएगा, लेकिन आपकी मांग की जरूर पूरा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम आज जो पढ़ेंगे, आप ही लोग का इसमें से किसी का डिमांड था कि अभी तक हमको सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत परेशानी हुआ है। तो दोस्तों, मैं सिंधु घाटी सभ्यता बताने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन 14 पद्धति बताया हूँ और सिंधु का अपवाद तंत्र को बताया हूँ। और अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक का जो सीरीज है पहले उसको हम जानेंगे और उसके बाद इसका हम परिचय जानेंगे। तब देखिए कि आपको किस प्रकार से क्रम और इतिहास में मजा आएगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि मेरा सारा वीडियो कुछ ना कुछ जरूर ज्यादा समय आपको लेता होगा, लेकिन मैं इतना सा एक बार जरूर बोलता हूं कि आप धैर्य बना के बने रहिए, अंतर स्पष्ट दिखाई जरूर देगा। चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पास तो पहले पहुंचेंगे, उसके बाद हम वहां का इतिहास शुरू करेंगे। बहुत ब्रीफ में जाएंगे, समझ हेतु आपको बताना चाहता हूं कि प्राक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। हम पाषाण काल में बात किए थे प्राक इतिहास, वह इतिहास जिसका संबंध सिर्फ पुरातत्व से होता है। आने की इतिहास की जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलता है, उसको प्रागैतिहासिक इतिहास काल या प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पाषाण काल इत्यादि उसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ले लिए पढ़ लिए थे। अब जो दूसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं कुछ भी करूंगा तो आपका जरूर यहाँ से संबंध स्थापित होगा, इसीलिए मैं वो चीज बताना चाहता हूं। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है इसको बारे में अभी फिर से, हालांकि मैं पहले वीडियो में बताया हूं। मित्रों, जिस किसी ने पहले वीडियो को नहीं देखा है पाषाण काल का, वो सब देखे और स्पष्ट होगा। फिर भी यहाँ मैं बता रहा हूँ आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक एज? Protohistoric age means we have a both source of history. इतिहास का दोनों सोर्स रहता है मेरे पास, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। लेकिन पुरातात्विक स्रोत का ही इस्तेमाल इतिहास लिखने में होता है या प्रयोग होता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत किसी कारणवश या तो पढ़ा नहीं जा सकता है या अन्य कारण से उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और उसका एग्जाम्पल आप आद्य ऐतिहासिक काल में भारत के दृष्टिकोण से लीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। क्यों आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने लिपि के बारे में आगे बताएंगे हम कि इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है, यानी चित्राक्षर लिपि था जो कि आज तक पढ़ा ही नहीं गया। यानी कि लिखे हुए चीज के आधार पर हमने इतिहास को नहीं लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को लिखा है या जाना है वो पुरातत्व के आधार पर है। इसलिए दिस हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटना होगी। वैदिक काल भी इसी में आएगा, हम आगे बताएंगे। ऐतिहासिक काल, जब तीनों काल को हम जान ही रहे थे, जानने जा रहे थे, तो इसको भी जानना अच्छा ही रहा मेरे लिए कि चलो ठीक है हिस्टोरिक एज भी जान लेते हैं। हिस्टोरिक एज क्या होता है मित्रों? हिस्टोरिक एज जहां से इतिहास लिखा जाने लगा, यानी लिपि का विकास हो गया, लेखन शैली का पता चल गया। तो दोस्तों, ये चीज भी आपको जान करके अच्छा लगेगा। भारत में लेखन शैली का विकास 6वीं शताब्दी बीसी में महाजनपद काल में हुआ, यानी 600 बीसी के बाद से घटना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी शहरीकरण भी है, इसी समय दूसरी शहर नगरीकरण भी हुआ है। ठीक है, दूसरी नगरीकरण का काल भी यही है। तो आप देख लीजिए, यही काल में यहाँ से ऐतिहासिक काल हमारा शुरू होता है। तो चलिए तीन चीज हम समझ गए। उसके बाद हम जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं सॉरी या हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यह चीज जानना पड़ेगा कि सभ्यता होता क्या है। और सभ्यता को आप लोग संस्कृति दोनों एक ही चीज समझते होंगे। अभी इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक बात बता देता हूं कि सभ्यता जो है संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा है। संस्कृति का तात्पर्य जो है मानसिक होता है, संस्कृति का तात्पर्य गुण से होता है, अंतर ज्ञान से होता है संस्कृति का तात्पर्य। ठीक है दोस्तों सॉरी, सभ्यता का क्या होता है संबंध? देखिए, सभ्यता का संबंध होता है भौतिक विकास से,
जैसे कि नगरीकरण हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, अनेक प्रकार का विकास अगर भौतिक जीवन के लिए हो रहा है तो एक प्रकार का सभ्यता है। और संस्कृति मतलब होता है अंतर्ज्ञान से, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो हम अभी सभ्यता पढ़ना चाह रहे थे, तो सभ्यता में क्या होगा, भौतिक विकास होगा, कला एवं विज्ञान का विकास होगा। आप दुनिया का कोई भी सभ्यता देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, माया की सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी, कोई भी सभ्यता लीजिएगा, वहाँ ज्ञान विज्ञान कला इत्यादि का विकास देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलता है। तो दोस्तों जो भी आज वीडियो मेरा वीडियो देख रहे हो, उनको आज ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि सभ्यता में जो होता है उसमें विज्ञान और कला का विकास के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का कला और विज्ञान उस क्षेत्र में पाया जाता है, तब वो जाके सभ्यता कहलाता है। ठीक है, आइए ये चीज जान गए हम लोग, ये जान गए हिस्ट्री क्या होता है, 3 प्रकार का, किस प्रकार का, सभ्यता क्या है, ये भी एक बार हम देख लेते हैं 1 सेकेंड में। कैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचे, हमारा इतिहास कैसे पहुंचा। पहला काल जो था पाषाण काल था, जहां पत्थर का प्रयोग होता था। दूसरा ताम्र पाषाण काल जो था, तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग हुआ। तीसरा कांस्य युग था दोस्तों, कांस्य युग, जहां पे कांसा का प्रयोग हो गया प्रथम बार, और वो कांस्य युग जो था ये हड़प्पा सभ्यता ही था। ठीक है, ये हड़प्पा या सिंधु सभ्यता ही था जहां पे पहली बार कांसे का प्रयोग हुआ। मतलब ये कह सकते हो कि कांसा का प्रथम प्रयोग के कारण ही जो है इसको कांस्य युग भी कहा जाता है, हड़प्पा। तो आप देखिए कैसे कैसे आपका कनेक्शन मिल रहा है। तो ये देखिए पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग। उसके बाद जो आएगा लौह युग, जिसको हम लोग वैदिक युग कहेंगे। जब हम ताम्रपाषाण काल बता रहे थे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वहां पे हम ताम्रपाषाण के बारे में बताए थे। वो हड़प्पा के समय भी था, हड़प्पा के पहले भी था, हड़प्पा के बाद भी था। लेकिन हड़प्पा में पहली बार, हड़प्पा सभ्यता का जहां से प्रारंभ होता, उसी सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण काल में यूज नहीं हुआ कांसे का। इसीलिए इसका हम आगे जब इसका विशेषता पढ़ने लगेंगे, परिचय पढ़ेंगे, तो उसको हम अच्छा से समझ पाएंगे। तो ये कांस्य युग, यानी कि हड़प्पा कैसा युग था, कांस्य युग था। ये नहीं कह सकते कि यहाँ तांबे का औजार का प्रयोग नहीं होता था, ताम्र युग भी रहा होगा हल्का फुल्का, लेकिन कांसे का प्रयोग जब ज्यादा होने लगा तो उसके नाम से जो है इसको कांस्य युग के रूप में जाना गया। चलिए इसका हम परिचय एक बार देख लें। ठीक है, परिचय देखने से पहले हम लोग ये देख लिए कि किस प्रकार से हम लोग हड़प्पा तक पहुंचे। हम लोग अगर ये भी जान जाए कि दुनिया में पैरेलल कुछ जो है सभ्यताएं चल रहा था, उसमें हड़प्पा का कितना नंबर आता है तो और मजा आएगा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता है, हम यहाँ आपको जानकारी के लिए बताए हैं। देखिए पहली दुनिया के सबसे सभ्यता अगर अभी तक जो पहचान हुआ है उसमें है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद दूसरे नंबर पर मिस्र की सभ्यता, और तीसरे नंबर पर अपना हड़प्पा की सभ्यता, चौथे नंबर पे माया की सभ्यता। ये मिडिल अमेरिका का क्षेत्र है, हम इस पर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, मिडिल अमेरिका का ये क्षेत्र है, माया की सभ्यता। ठीक है, और 5वें नंबर पर चीन की सभ्यता। उसके बाद और अन्य सभ्यताएं हैं। तो 5 टॉप का सभ्यता आपको बताया हूं, जिसमें हमारा सभ्यता अभी ये है हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में अभी हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के परिचय को पढ़ने से पहले यदि और उसका थोड़ा सा ये भी चीज हम पढ़ लें कि किस प्रकार से इतिहास का ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं 1 मिनट में, तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। उसको देखिए, पहला हम लिखे हैं पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। अगर लिपि का जिससे ज्ञान प्राप्त हो, जिससे लिपि का ज्ञान प्राप्त हो, जिस अध्ययन से जिसमें लिपि का अध्ययन किया जाए, लिपियों का अध्ययन, किसका अध्ययन, लिपि का अध्ययन, तो पेलियोग्राफी कहा जाएगा। वो ये बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, खास करके नेट में इससे बहुत क्वेश्चन रहेंगे। इपिग्राफी, इपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब अभिलेख का अध्ययन जिसमें पढ़ा किया जाए, जिसमें अभिलेख का अध्ययन किया जाए उसको इपिग्राफी कहा जाता है। चलिए आइए है आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स में जैसे ताजमहल, लाल किला इत्यादि मोन्यूमेंट्स, एंड मटेरियल रिमेन्स, और जो भी रिमेन्स मटेरियल होता है खंडर इत्यादि का, जब उस स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में न्यूमिस्मेटिक्स। ये बहुत बार, ये तो हिस्ट्री में भी मैं कभी देखा हूँ, कई बार क्वेश्चन नेट में पूछे, और 1 डे एग्जाम में भी कई बार देखा हूँ कि सिक्के का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है।
तो ये इसलिए बताए कि कहीं इसमें जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको चीज को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखिए, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का परिचय लगेगा और बहुत सारा इसमें ज्ञान मिलेगा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं बहुत आसानी से। पहले सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सभ्यता है पूरे दुनिया का, भले ये तीसरे नंबर का है एज के हिसाब से, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण का कारण हम बताएं कि यहाँ पे जो है सभ्यता में हम पढ़ते ही क्या है, नगरों का विकास इत्यादि, कला विज्ञान का इत्यादि, कला विज्ञान इत्यादि। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रथम नगरीकरण था। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, यह प्रथम नगरीकरण का काल था। ठीक है, प्रथम नगरीकरण का काल था, यह कांसे का प्रयोग था, हम आगे बताएंगे। और ये दो हो गया। तीसरे नंबर पर विश्व का तीसरी पुरानी सभ्यता, हम तो बता ही दिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा, सिंधु सभ्यता का अगर प्रमुख स्थल पूछा जाए तो प्रमुख स्थल में पंजाब और सिंध का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसमें और अगला देखिए पंजाब और सिंध प्रमुख स्थल में। आगे देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या रहा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आया कहां से, तो पृष्ठभूमि तो ताम्रपाषाण कालीन था। दोस्तों, ताम्रपाषाण काल से उठ करके आया। पहले इसके पहले क्या था, ताम्रपाषाण काल युग था, उसके बाद कांस्य युग आता है। देखिए इसीलिए समय क्लियर करने के लिए रखा हूं। ताम्रपाषाण काल इसकी पृष्ठभूमि था, उसके बाद ये कांस्य युग, और कांस्य युग यहीं पे होगा। ये पृष्ठभूमि इसकी ताम्रपाषाण कालीन था, लेकिन ये युग कैसा था, कांस्य युगीन था। कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस कौन सा युगीन है। काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, गलती, कभी लौह युग मारते हैं, कभी ताम्रपाषाण काल युग। नहीं, इसमें सीधा सीधी कांस्य युग मारना है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि अगर पूछेगा पृष्ठभूमि क्या है तो ताम्रपाषाण कालीन होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन सभ्यता कैसी थी तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है मित्रों, अब आइए कि यह सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ था, तो यह सभ्यता 3 देश में फैला हुआ है। कहाँ का, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो मैं डाटा लिखा हूं, भारत में 925 स्थल, पाकिस्तान में 425 स्थल और अफगानिस्तान में 2 स्थल। ये दोनों में चेंजेस संभव है, अभी खुदाई हो रहे हैं और चेंजेस आते जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान में अभी तक मूलतः 2 ही स्थल हमको प्राप्त हुआ है। यानी इसके हिसाब से वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा, यानी तीनों देश में से सबसे ज्यादा अगर स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का तो भारत में है। इतना सा कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका हम देखते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो है 1,02,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, बिल्कुल त्रिभुजाकार नहीं है। जिस प्रकार से मैं फिगर बनाया है उसी प्रकार से किसी तरह ये है त्रिभुजाकार। इसमें चेंजेस भी संभव। ये जो है शुरुआती दौर का जो हमारा क्षेत्र मिला था सिंधु घाटी सभ्यता, तो लोगों ने त्रिभुजाकार लिखा, लेकिन जिस प्रकार से अभी खुदाई हो रहा और स्थल मिलते जा रहे, हो सकता है इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। तो अभी तक आप ये मानिए कि त्रिभुजाकार है और आकार इसी कोमोबोस इसी प्रकार का, एकदम बिल्कुल त्रिभुजाकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल देख लिया। और ये क्षेत्रफल भी जो है ये एनसीईआरटी के बुक के डाटा है। हो सकता अभी तो और भी जैसे नया खुदाई हो रहा है, मिल रहा है, तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आज के डेट में अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आंसर ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसका डायमेंशन 1400 इंटू 1600 किलोमीटर है। विस्तार में सब हम ज्यादा बात करेंगे। इसका मतलब लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 1600 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई का मतलब पूर्व पश्चिम। अच्छा, इसमें देखिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे, देखिएगा इसमें तटवर्ती इलाका भी आता है, गुजरात का इलाका आता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो पढ़िएगा सुतका, गेंडोर इत्यादि का इलाका, यानी तटवर्ती इलाका आता है। तो अगर उस समय प्रारंभिक दौर के हिसाब से तटवर्ती अगर इलाका देखिएगा तो 1300 किलोमीटर लंबा इसका तटवर्ती इलाका था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, तो ये सब याद रखना है, तटवर्ती इलाका था। अभी जो है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ये डेवलपमेंट 2014 की है। ये क्या है, आज तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को, मेहरगढ़ को सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुराना स्थल मानते थे मेहरगढ़ को, जो 6000 बीसी के आसपास का स्थल था। वो खुदाई और वहां के पुरातत्व से जानकारी मिला था। कितने का, 6000 के बीसी के आसपास, 6000 बीसी के आसपास। ठीक है ना, कृषि का भी साक्ष्य आप लोग को वहीं से पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन अभी के रिसर्च से ये पता चला है कि भीरडाना, जो कि कहाँ पे है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में
ये भीड़ाना एक जगह है और वहां से 7000 BC से भी ऊपर का एक स्थल मिला है जिसका शाम में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो इस प्रकार से अगर यह आप पूछा जाएगा कि सबसे पुराना स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है, तो अब मेहरगढ़ नहीं होगा, अब आंसर होगा भीड़ाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो मित्रों, आपको परिचय किस प्रकार से लगा, कैसा लगा, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका खोज और विस्तार लेके आएंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।